मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने कुछ दिनों से करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस शुरू करी हैं। उसी कड़ी में मैं आपको आगे के टॉपिक संगठन जो है वो पूरे करवाने जा रहा हूं। अब तक आप यूएनओ, दक्षेस, आसियान, G20 एंड G7 पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उसे कंठस्थ कर लें, उन्हें समझ लें, देख लें और उन्हें रिकॉर्ड कर लें ताकि आने वाले एग्जाम्स में ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आज के दौर में जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है उसे भी हम धीरे धीरे टॉपिक्स पे शामिल करेंगे। उसे रेगुलरली हम क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स के माध्यम से हम समझेंगे। अभी जब हमारा टॉपिक खत्म होगा तो फिर नेक्स्ट रूपरेखा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एशिया महाद्वीप में 3 संगठन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला था आसियान, दूसरा था दक्षेस और तीसरा मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके सम्मेलन और इसकी इम्पोर्टेंस अभी बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल इंडिया का है, प्लस इंडिया चाहता है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा कोलैबोरेशन करे और उसे आगे बढ़ाए, क्योंकि पड़ोसी के साथ अगर हमारा जो है संबंध राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत अच्छा नहीं है तो हम ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस हमारे को कम है। तो उनके साथ एक संगठन बनाया गया है जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक कोलैबोरेशन है। देखिए, जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया के 3 तरफ पानी है। इधर आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल है, जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इधर हिंद महासागर है और यहाँ पर अरब सागर है। और हम लोग बात कर रहे हैं बिम्स्टेक की, कि बिम्स्टेक वाला एरिया ज़्यादातर इसमें से है क्योंकि बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है। तो बे ऑफ बंगाल में श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश आएगा, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड और भी कंट्रीज आएंगी। नेपाल भी इसमें शामिल है। तो ये जो इंडिया के आसपास के देश, बंगाल की खाड़ी के नजदीकी देश, इंडिया से टाइम टाइम पे हेल्प लेते हुए, इंडिया से टाइम टाइम पे एडवाइस लेते हुए अपने आगे की रणनीति तैयार करते हैं और अपना राजनीतिक और आर्थिक विकास करते हैं। बिम्स्टेक को समझते हैं। बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बार वापस रिवाइज करेंगे। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में इसे हम बंगाल की खाड़ी का बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग संघ कहते हैं। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 6 जून 1997 या 6 जून 1997। इसका मुख्यालय जो है वो हमारे पड़ोसी देश, जिसे हम कहते हैं कि विश्व का एकमात्र देश जिसके नाम में ही देश है, आप समझ गए होंगे
वो बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका है। ढाका बांग्लादेश। मेंबर कंट्री की बात करें तो यहाँ पर जितने वर्ड इसकी स्पेल में है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो देर आर 7 letters and there are 7 countries. There are combination of 7. देशों की संख्या है 7, स्थापना के वर्ष में अंतिम संख्या है 7 और बिम्स्टेक के वर्ड्स भी है कितने? 7। तो आप 7 का कॉम्बिनेशन समझ गए होंगे और ये रहते हैं सब 7। इनको भी हम समझते ही हैं कि देश कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। तो बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। इसके देशों की संख्या है 7। देखिए 7 देश को समझिए आप। 7 देश जो है इनकी एक मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है। आज से करीबन 10 साल पहले हम लोग एक मोबाइल कंपनी का यूज किया करते थे जिसे MTS के नाम से जाना जाता था, MTS। और आप जानते हैं कि शादी से पहले हर बंदा अपने होने वाली वाइफ को एक मोबाइल फोन जरूर दिलाता है अक्सर। तो उस समय में क्या होता था, MTS का चलन था, MTS to MTS फ्री भी था। तो देखिए ट्रिक, आई ने बीबी को MTS दिलाया। आई ने बीबी को MTS दिलाया। आई फॉर इंडिया, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ने से नेपाल, बी से बांग्लादेश, बी से पड़ोसी भूटान, एम से पड़ोसी म्यांमार जिसे हम बर्मा कहते थे पहले, और टी फॉर थाईलैंड। थाईलैंड जस्ट हमारा पड़ोसी नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का नजदीकी क्षेत्र ही है जो इसका महत्वपूर्ण अंग है। एंड एस फॉर लंका, विश्वलंका, श्रीलंका। S for Sri Lanka, T for Thailand, M for Myanmar, B for Bhutan, B for Bangladesh, नेपाल एंड I India। आप समझ गए होंगे। I ने बीबी को MTS दिलाया। I for India, N से नेपाल, B से बांग्लादेश, B से भूटान, M से म्यांमार, T से थाईलैंड और S से श्रीलंका। इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक समझ लीजिए, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और बात कर लेते हैं इनके महासचिव की। बिम्स्टेक का कोई स्थायी या फिक्स महासचिव नहीं होता है। इसमें भी वही चीज याद करनी है आपको कि जिस देश में बिम्स्टेक का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, वही देश इसकी अध्यक्षता करता है या वही देश का प्रतिनिधि उसका महासचिव होता है। ये हमारा बिम्स्टेक आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बंगाल की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र, बे ऑफ बंगाल, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये था बिम्स्टेक। आइए देखते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण संगठन है, जैसे कि आपने सुना होगा ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स में विकसित और विकासशील देश दोनों हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे भी दिमाग में परमानेंट सेट कर लीजिए। चलिए बिम्स्टेक के बाद नोट करिए, बिम्स्टेक के बाद नोट करिए ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा इजी है, ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी 2007 में हुई थी। ब्रिक्स का मुख्यालय
मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, एक बार आप गेस करेंगे। पहला ऑप्शन न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है शंघाई, तीसरा है बीजिंग और चौथा ऑप्शन आपके सामने है प्रेटोरिया। देख लेते हैं वो क्या होगा आंसर। प्रेटोरिया इज रॉन्ग आंसर, न्यू दिल्ली इज आल्सो रॉन्ग आंसर एंड राइट आंसर इज शंघाई। शंघाई कहां पर है? शंघाई चाइना में है। तो चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल बीजिंग है। तो आप नोट कर लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। और शंघाई कहां पर है? चाइना में। देशों की संख्या की बात कर लेते हैं। देश कितने हैं यहाँ पर? देशों की संख्या 5 है। इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है आपको, इसका जो स्पेल है वो ही इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो स्पेल है BRICS। नोट करिए BRICS। B for Brazil, R for Rus, I for going east or west, India is the best, and C for Chandni Chowk to China, and S for South Africa। साउथ अफ्रीका। ठीक है, इनकी कैपिटल आपको पता ही होगी, वापस बता देता हूँ। ब्राजील ब्राजीलिया, रूस मॉस्को, इंडिया न्यू दिल्ली, चाइना बीजिंग एंड साउथ अफ्रीका इज प्रिटोरिया। इसे आप याद कर लें। ठीक है, ब्राजील एक विकासशील देश है, रूस एक डेवलप कंट्री है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश है, चाइना भी एक विकासशील देश है और साउथ अफ्रीका भी एक विकासशील देश है। तो ये सब मिलकर अपना एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, जिसको जो निरंतर रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, ये 2007 से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको मित्रों कि ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम ओनली ब्रिक था, ये एस नहीं था। ब्रिक्स में ओनली ब्रिक था, एस बाद में जुड़ा। एस से नोट क्या कर रहे हैं आप? एस फॉर साउथ अफ्रीका, ये भी आपको याद होना चाहिए, इसे भी आप चाहें तो नोट कर लें कि ब्रिक्स का अंतिम मेंबर कौन सा था। तो ब्रिक्स का अंतिम सदस्य साउथ अफ्रीका बना। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये कब बना था? 2010 में जुड़ा। ओके, ये आपका ब्रिक्स भी लगभग कंप्लीट है। इसमें कोई नई जानकारी है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ब्रिक्स की स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई में है, शंघाई चाइना में है। देशों की संख्या 5 है जो आपके सामने है। BRICS है, B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। हुआ क्या कि ब्रिक्स संगठन ने एक बैंक बनाया है, क्योंकि इनके अगर डेवलपिंग कंट्री है तो इनको डेवलप होने के लिए इकोनॉमिक आवश्यकताएं तो पड़ेगी। तो वो आवश्यकताएं बार बार कहाँ से पूरी करेंगे? तो इनकी आवश्यकता जो है वो यहीं से पूरी होती है। आज से 3 साल पहले ब्रिक्स ने एक बैंक का निर्माण किया, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसे भी आप नोट कर लें। देखिए, 2017 में ब्रिक्स द्वारा एक बैंक का निर्माण किया गया, जिसका नाम है NDB
N for new, D for development, and B for bank. New Development Bank। इसके बारे में आपसे पूछे तो इसका हेडक्वार्टर भी शंघाई में ही है, शंघाई चाइना। और इसके प्रथम अध्यक्ष हो सकते हैं आपसे, क्योंकि वो इंडियन है, उनको भी आप देखें, उनके प्रथम अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष दोनों ही सेम टू सेम है, जो भारतीय है। उनका नाम है के.वी. कामत, के.वी. कामत। तो आप समझ गए होंगे ब्रिक्स संगठन को इकोनॉमिक सपोर्ट कौन कर रहा है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना आज से लगभग 3 साल पहले हुई थी, हेडक्वार्टर शंघाई में है, और जिसके प्रेसिडेंट जो है वो के.वी. कामत है। ये हमारा ब्रिक्स कंप्लीट हुआ। ब्रिक्स के सम्मेलन एक काम करते हैं, सम्मेलन जो भी संगठनों के सम्मेलन होते हैं वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समय समय पर बताऊंगा, लेकिन उसकी एक मैं सेपरेट क्लास लूंगा जिसमें सारे संगठनों की हम एक टेबल बना के, टेबल वाइज उसके रिसेंटली जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिससे आप एक टेबल के माध्यम से अपने पास नोट कर लें। ठीक है, ये भी आपका ब्रिक्स था। देखिए, ब्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि आज के दौर में या ऐतिहासिक दौर से लेकर अब तक हमारे पास जो भी साधन है, हमारे पास यातायात के जो साधन हैं, उनको चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है, और ईंधन की आपूर्ति बहुत ज़्यादा कहाँ से होती है वो आप सब लोग जानते भी होंगे। खाड़ी देशों की बात करेंगे हम लोग। खाड़ी देश जो है, खाड़ी देशों में बहुत ज़्यादा जमीन के नीचे पेट्रोल, डीजल या कच्चा तेल के रूप में वो जमीन के अंदर मौजूद है। उसे शुद्ध करके हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस और अन्य चीजें प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्राकृतिक कच्चे तेल की। तो कच्चा तेल जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका भी एक संगठन है जिसका नाम है ओपेक। और बताना चाहूंगा आपको मैं, जो करते हैं पेट्रोल और डीजल को पैक, उनका नाम है ओपेक। ओपेक के बारे में बात करेंगे हम लोग। मतलब विश्व का 35% कच्चे तेल का आयात जो है वो खाड़ी देशों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम मुस्लिम देश भी कहते हैं, जो कि आप जानते हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कंट्रीज एशिया ही नहीं, वह दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अन्य महाद्वीपों के देशों के पेट्रोल और डीजल की जो है वो डिमांड को पूरी करते हैं। तो हम लोग भी जो है वो अब तक अरब कंट्रीज पर ही निर्भर है, जब तक हमारे पास आगे का ऑप्शन नहीं आ जाता है। ओपेक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ओपेक के बारे में, ओपेक क्या है। ओपेक जो है, ओपेक के बेसिकली 2 नाम। पहला नाम है इसका ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसे हम, इसका अन्य नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोनों ही नाम है। ओपेक को हम तेल निर्यातक देशों का संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना को हम इस रूप में याद करेंगे
कि ओपेक वालों के हैं 68, ओपेक वालों के हैं 68 और स्थापना 1960। 1960 में स्थापना इसकी बगदाद में हुई थी। बगदाद कहाँ है बताइए आप? इराक में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है या कुवैत में है? हाँ जी, बगदाद जो है वो इराक की राजधानी है, बगदाद इराक। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब बगदाद इराक में इस संगठन की स्थापना हुई थी तब 5 सालों तक बगदाद इराक में ही इसका मुख्यालय रहा था, लेकिन बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए 1960 से 1965 तक हेडक्वार्टर जो था इसका इराक बगदाद में ही था। बाद में इसे परिवर्तन कर दिया गया और वर्तमान का ही एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं। देखिए वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान मुख्यालय इसका वियना में है। और वियना कहाँ की राजधानी है? वियना है ऑस्ट्रिया में। आप कमेंट करके बताइए कि ऑस्ट्रिया कहाँ है? ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रिया एशिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? और राइट आंसर है वियना ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ इसका हेडक्वार्टर है। इसके देशों की संख्या देख लेते हैं हम लोग। इसके देश जो है वो बेसिकली अभी 14 हैं, ठीक है। और हमें जो है एग्जाम में संस्थापक देश ज़्यादा पूछते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। संस्थापक देश, संस्थापक देशों की संख्या है इसकी 5। इसको भी एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए एक बार, ओपेक, ओपीईसी, ओपेक का फुल फॉर्म है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तेल निर्यातक देशों का संगठन कहते हैं, क्योंकि हम लोग बिना पेट्रोल और डीजल के सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हमारे साधन जो है वो इसी ईंधन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आने वाले समय में विद्युत से या इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल से शुरू होंगे, लेकिन अब तक हमारे पास इसका वैकल्पिक प्रयोग ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वर्तमान मुख्यालय इसका वियना में है, स्थापना इसकी बगदाद में हुई थी, बगदाद में शुरुआत में मुख्यालय था, तो 1965 से लेकर अब तक वर्तमान में वियना में ही इसका मुख्यालय है। वियना कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन देश है। देशों की संख्या 14 है और संस्थापक देश के 5 हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये देश कौन कौन से 5 देश के मेंबर हैं, संस्थापक देश हैं, वो देखिए आप। संस्थापक देश, पांच हैं। ये लोग चाय नहीं पीते, ये लोग कॉफी नहीं पीते, ये लोग रम भी नहीं पीते, ये लोग पीते हैं विस्की। विस्की देखिए, इसकी ट्रिक आपके सामने है, पीते हैं विस्की, VISKI। डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखिए V4 I4 S4 K4 I4। V4 not a Asian country, V4 is a South American country, and V4 Venezuela, Venezuela। I4 Iran, S4 Saudi Arab, K4 Kuwait and I4 इराक। मैं हमारे देश की बात करूं कि हमारे देश में अधिकतम पेट्रोल डीजल का आयात या इंपोर्ट कहां से हो रहा है, तो वो ईरान से हो रहा है, ईरान से। आप लोगों ने आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं आपको कि हम लोग जब पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं तो पहले पाकिस्तान के रास्ते, यूरोपियन मतलब एशियन कंट्रीज से पाकिस्तान के रास्ते हमारे भारत में पेट्रोल डीजल आया करता था, लेकिन बाद में
हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध बिगड़ने के कारण हमें इसका रास्ता चेंज करना पड़ा। और अधिकतम जो है हमारा पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट वो होता है एशियन कंट्रीज से, वो ईरान के माध्यम से ज़्यादा हो रहा है। तो हमने ईरान के साथ ज़्यादातर राजनीतिक संबंध स्थापित करके ईरान के पास एक बंदरगाह का निर्माण कर दिया गया है। कभी कभी बंदरगाह के बारे में भी हमें पूछ लेते हैं। तो देखिए, ईरान के पड़ोस में एक द्वीप है, इस द्वीप को एक बंदरगाह के रूप में निर्माण किया गया है जिसका नाम चाबहार बंदरगाह है। तो क्वेश्चन किस रूप में पूछ सकते हैं कि चाबहार बंदरगाह में किन दो देशों का सहयोग है, तो वो है ईरान प्लस इंडिया, ईरान प्लस इंडिया। तो आप सेट कर लीजिए कि अधिकतम एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है ईरान से। कई बार हम लोग सऊदी अरब, कुवैत और इराक से भी मंगाते हैं, लेकिन अधिकतम यहाँ से हो रहा है। एक वेनेजुएला कंट्री है, वेनेजुएला कंट्री भी हमें कई बार ऑफर कर चुका है, लेकिन वेनेजुएला से हमारा ज़्यादा दूरी भी है और वहाँ से जो है पेट्रोल डीजल हमारे को ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो हमारा अधिकतम यहाँ से हो रहा है। एक चीज़ और, इसकी कैपिटल भी आप दिमाग में सेट कर लें। वेनेजुएला, कराकस, ईरान, तेहरान, सऊदी अरब, रियाद, कुवैत, कुवैत सिटी, इराक, बगदाद। और ओपेक के जो महासचिव हैं वो उनका नाम है, मैं मेवाड़ी भाषा में बताना चाहूंगा आपको, हमारी जो देशी भाषा है, कि गर्मी में चाहिए बच्चों को झूला, झूले को हमारी देशी भाषा में कहते हैं हिंदो। तो इन्होंने छुट्टियों में लगवाया एक हिंदो, नाम इनका मोहम्मद सैनुसी बारकिंदो, और व्यक्ति अभी तक जिंदो। देखिए, मोहम्मद सैनुसी बारकिंदो, मोहम्मद सैनुसी बारकिंदो इस संगठन के महासचिव हैं। याद कर लें आप वापस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, बताना चाहूँगा मित्रों में कि आप करंट अफेयर्स को रेगुलर अगर स्टडी करेंगे तो एग्जाम्स में आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। आप जो है रेगुलर स्टडी के माध्यम से थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद ये पाएंगे अपने आप में चेंजेस कि आप लोग जो है वर्तमान की घटनाओं को टॉपिक वाइज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, केंद्रीय भर्ती आने वाली है, उसमें करंट अफेयर्स जो है वो रेगुलरली बहुत ज़्यादा अंकों के का पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है, पुलिस भर्ती में विशेषकर और आने वाली आरएस भर्ती में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आज हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उनमें से भी निश्चित रूप से वहाँ पे क्वेश्चन होंगे। एक तरीका मैं और अब बता देता हूँ आपको कि आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो रेगुलरली एक न्यूज़पेपर को जो है वो अडोप्ट कर लीजिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, मॉर्निंग में मुझे हेडलाइंस कह सकते हैं कि राजनीतिक, स्पोर्ट्स और जितने भी वैश्विक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक्स वाइज हमें एक टेबल बना के या एक फाइल बना के, चाहे तो उसमें कटिंग ले लें, चाहे उसमें नोट कर लें। आप न्यूज़पेपर को भी रेगुलरली 5-7 मिनट 10 मिनट भी पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि 1 महीने 2 महीने में आपका काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स तैयार हो चुका है। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप चाहे तो किसी भी एक पत्रिका को या किसी बुक को जो है रेफर कर लें, उसे आप रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दें, वो भी आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगा। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी या आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए क्रॉनिकल एंड आरपीएससी के लिए पीडी मींस प्रतियोगिता दर्पण, उसे आप ले लें और उसके अच्छे से नोट्स बनाएं, और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे आप कमेंट करें। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हमारा आगे और चलेगा। आगे देखेंगे हम लोग कि यूनेस्को के बारे में भी आपने सुना होगा, यूनेस्को को भी हम कवर करना चाहेंगे। ठीक है मित्रों,
आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको कोई भी समस्याएं आ रही हो, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, आपकी और कोई दिक्कत हो, आप जैसा मैंने बताया था आपको, आप अपना टाइम टेबल, एक रूपरेखा, एक लक्ष्य बनाकर तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें आपको कुछ परेशानियां आ रही होगी, कुछ समस्याएं नहीं आएगी तो जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं है। समस्याएं हमारा जीवन का भाग है, ये आना जरूरी है। जब तक ये आती रहेगी हम आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन मान लेना कि जीवन में आपकी समस्याएं आना बंद हो गई है, तो आपका जीवन जो है वो प्रगति करना बंद कर देगा। आप एक स्थिर पानी की तरह स्थिर हो जाएंगे। आपको बहते पानी की तरह रहना है, हमेशा आगे बढ़ना है, नई चीजों को अडॉप्ट करना है, नए नए व्यक्तियों के संपर्क में रहना है, अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में रहना है, उनसे जानकारी लेनी है और जीवन को आगे बढ़ाना है। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।